हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम पढ़ रहे थे अध्याय 10 मानव नेत्र के बारे में। और हमने कल पढ़ा था इंद्रधनुष कैसे बनता है, वर्ण विक्षेपण क्या है, अपवर्तन की घटना कौन कौन सी है, अपवर्तन क्यों होता है, और हमें तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पढ़ा था ना, अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त, इनके बारे में कल हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। कल का एक क्वेश्चन बचा हुआ था कि हमें जो तारे हैं वो तो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ग्रह क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, इनका क्या कारण है। तो देखो, इसका क्या रीजन है। तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के बहुत अधिक पास होते हैं। तो पहली लाइन कह रही है कि जो तारे हैं वो तो ग्रह की अपेक्षा अ, तारों की अपेक्षा जो तारे होते हैं वो तो पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पे है, जबकि ग्रह पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास में होते हैं। तो पहली लाइन का अर्थ यह है कि तारों की अपेक्षा यह पृथ्वी से बहुत अधिक पास होते हैं। कौन होते हैं? ग्रह। ग्रह क्या होते हैं? पृथ्वी के बहुत अधिक करीब होते हैं। इस कारण से उन्हें प्रकाश का बृहत स्रोत माना जा सकता है। तो यहाँ क्या शब्द क्या आएगा यहाँ पे? बृहत। अर्थात जो ग्रह हैं उन्हें कैसा स्रोत माना जा सकता है? बृहत स्रोत माना जा सकता है। किसका? प्रकाश का। मतलब उन्हें प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जा सकता है। मान सकते हैं ना, क्योंकि पास में है। अतः ग्रह को बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों का संग्रह माना जा सकता है। और हम बहुत सारे ग्रह हैं, इसलिए उन्हें क्या किस रूप में मान सकते हैं? बिंदुवत प्रकाश स्रोत के रूप में उनका संग्रह भी माना जा सकता है। सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की कुल मात्रा में परिवर्तन का औसतन मान शून्य होता है। और ये ग्रह हैं, इनसे जो प्रकाश आता है हमारे नेत्रों तक, उसमें जो परिवर्तन होता है उनका औसतन मान लगभग कितना होता है? शून्य होता है। मतलब उनमें परिवर्तन बहुत कम होता है। मतलब जो ग्रहों से जो प्रकाश आता है उनसे आने वाले प्रकाश का अपवर्तन बहुत कम हो पाता है। इसलिए उनका औसतन मान लगभग क्या मान लिया जाता है? शून्य मान लेते हैं। इस प्रकार ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। क्यों? तो समझ में आया क्यों नहीं होते। तो देखो, इसने कहा है कि मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे है ये तारे, और ये है हमारा वायुमंडल। ठीक है। और यहाँ पे है ये ग्रह। तो इसने कहा है कि जो तारे हैं वह तो इस ग्रह की तुलना में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा दूर होते हैं। मतलब इनसे जो प्रकाश आएगा वह प्रकाश का अपवर्तन ग्रह से आने वाले प्रकाश की तुलना में अधिक होता है। मतलब ये अधिक विचलन दर्शाता है तारों से आने वाला प्रकाश। इसलिए ये तो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के बहुत नजदीक होते हैं। इस वजह से यहाँ से आने वाला प्रकाश की मात्रा भी कैसी होगी? एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश आएगा। और बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश आने के कारण उसका अपवर्तन क्या होगा? लगभग न के बराबर होता है। मतलब उसमें परिवर्तन तो होता है, अपवर्तन तो होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में अपवर्तन होता है, क्योंकि प्रकाश की जो मात्रा है यहाँ से आने वाली वो बहुत ज्यादा होती है। और इसमें जो अपवर्तन बहुत कम होने की वजह से यहाँ पर विचलन बहुत कम दिखाई देता है। इस वजह से ग्रह तो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन जो तारे थे यहाँ बहुत दूरी पर, इनसे जो प्रकाश किरण थी वो अधिक विचलन होने के कारण क्या दिखाई देती है? टिमटिमाते हुए दिखाई देती है। तो समझ में आए? तो तारे तो हमें क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ग्रह क्यों टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। ठीक है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो, अभी तक अब हमने तीन घटनाओं के बारे में पढ़ा है। पहली घटना पढ़ी है मुख्य रूप से, एक तो पढ़ी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पढ़िए ना। दूसरी पढ़िए प्रकाश का अपवर्तन।
एक तो पड़ा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, दूसरी पड़ी है प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरा पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपको मुख्य रूप से क्या क्या ध्यान रखना है, जहां भी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की बात है वहां तो रंगों का क्या होगा, विभाजन। मतलब जहां भी रंगों का विभाजन हो, मतलब 7 तरह के कलर एक साथ दिखाई दे, तो वह घटना तो किस पर आधारित होगी, वर्ण विक्षेपण पे, जैसे इंद्रधनुष का बनना। ठीक है। उसके बाद दूसरी घटना थी प्रकाश का अपवर्तन। जहां भी आपको आभासी स्थिति प्रकट हो दिखाई दे, वहां कौन सी घटना होगी, अपवर्तन। जैसे तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के समय, अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त के समय भी सूर्य का दिखाई देना, वहां भी आभासी स्थिति है। पानी की बाल्टी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, लकड़ी का डंडे का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सब किस पे आधारित है, आभासी घटना पर, आभासी घटना पर आधारित है। मतलब वहां पर कौन सी घटना पर आधारित है, प्रकाश का अपवर्तन पर आधारित है। उसी प्रकार हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन से मतलब है कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण होते हैं। ये धूल के कण क्या करते हैं, जैसे यहाँ सूर्य से प्रकाश आया, तो ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को पहले तो अवशोषित कर लेते हैं, प्रकाश किरणों ये धूल के कण, और फिर जैसे अवशोषित करके इस प्रकाश को वापस सभी दिशाओं में फैलाने का कार्य करते हैं। तो इस घटना को तो क्या कहा जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहा जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को पहले तो वायुमंडल में उपस्थित कर अवशोषित करेंगे और उस प्रकाश को वापस पुनः फैला देंगे सभी दिशाओं में, तो यह घटना कहलाएगी प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इस घटना पर भी आधारित बहुत सी घटनाएं देखेंगे, जैसे समुद्र गया, पानी का रंग हमें, नदियों का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये सब घटना किस पर आधारित होगी, प्रकाश के प्रकीर्णन के पर आधारित होगी। अब प्रकाश के मतलब जहां पर भी आपसे एक पर्टिकुलर कलर की बात करें, मतलब एक रंग की बात करें, वहां कौन सी घटना होगी, प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब जैसे समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, मतलब एक रंग की बात कर रहा है ना, वहां पे कौन सी घटना, प्रकीर्णन की बात होगी। उसी प्रकार सूर्य जो वायुमंडल है या जो आसमान है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता, वहां भी नीले रंग की एक, मतलब एक ही रंग की बात कर रहा है, वह भी कौन सी घटना पर आधारित होगा, प्रकीर्णन पर आधारित होगा। उसके बाद खतरों के चिन्ह लाल ही क्यों बनाए जाते हैं, वहां भी केवल पर्टिकुलर एक रंग की बात कर रहा है, तो वहां पे कौन सी घटना होगी, प्रकाश का प्रकीर्णन की बात। जहां भी एक रंग की बात हो वहां प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना होगी, जहां बहुत सारे रंगों की बात हो वहां वर्ण विक्षेपण पर आधारित घटना होगी, और जो प्रकाश का अपवर्तन, मतलब जहां भी आभासी स्थिति की बात है वहां पर प्रकाश का अपवर्तन की घटना होगी। ठीक है, ये आपको मुख्य अंतर ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है, कि जब सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में फैलाया जाता है, तो इस घटना को किस नाम से जानते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखो, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग गहरे समुद्र आकाश दोबारा, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग गहरे समुद्र के जल का रंग सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना आदि अद्भुत परिघटनाएं नजर आती है। तो याद रखना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कौन कौन सी घटना है, एक तो है आकाश का नीला रंग दिखाई देना, गहरे समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, यहाँ लिख लेना आप, नीला दिखाई देना। तीसरी घटना है फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ, या रक्ताभ मतलब लाल,
सूर्य का रक्तचाप या लाल दिखाई देना कौन सी घटना पर आधारित है? प्रकीर्णन की घटना पर आधारित है। ठीक है। अब आता है टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है? देखो, जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल, सूक्ष्म बूंदे, धूल के निलंबित कणों तथा वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो बहुत सी बार क्या होती है, वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं, धुएं होते हैं और सूक्ष्म जल की बूंदें होती है, वो क्या करती है, उनसे जब प्रकाश किरण टकराती है तो उस प्रकाश किरण का एक मार्ग दिखाई देता है। तो उस घटना को क्या कहा जाएगा? टिंडल प्रभाव। और आपने लगभग लगभग सभी बच्चों ने देखी भी होगी। कभी कभार आपने रोशनदान से प्रकाश किरण को आते हुए देखा होगा। देखा है क्या? उसमें आपको छोटे छोटे धूल के कण नजर आते हैं, दिखाई देते हैं ना। उस घटना को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। ठीक है। तो टिंडल प्रभाव किन कणों के द्वारा दर्शाया जाता है? कोलाइडी कणों के द्वारा। तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। तो आपको याद रखना है कि कौन से प्रकार के कण टिंडल प्रभाव टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं? कोलाइडी कणों के आकार के जो सूक्ष्म कण होते हैं उसके द्वारा ही क्या क्या घटना प्रकट की जाती है? टिंडल प्रभाव की घटना प्रकट की जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रकीर्णन की तीव्रता। अब प्रकीर्णन की तीव्रता होती क्या है? तो देखो, प्रकीर्णन की तीव्रता क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता किरण की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थाघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जो प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता होती है वो किसके समानुपाती होती है? लेमड़ा यानी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थाघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको ये सूत्र याद रखना है कि आपको सिर्फ इतना ऐसा याद रखना है कि प्रकीर्णन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमड़ा होता है। मतलब लेमड़े की पावर 4। मतलब प्रकीर्णन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमड़े की पावर 4 होता है। मतलब जो तरंग दैर्घ्य होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रकीर्णन। तो जैसे जब भी प्रकाश की अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, क्या बढ़ती है? तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। जैसे जैसे किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो उसमें का प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। और जिसकी तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। ये संबंध होता है प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य के मध्य। और ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो प्रकीर्णन की घटना होती है, तीव्रता होती है, वो किसके से व्युत्क्रमानुपाती है? होती है तरंग दैर्घ्य, जिसे किससे लिखा जाता है? लेमड़ा से लिखा जाता है। उसके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। माना तरंग की तरंगदैर्घ्य को लेमड़ा से प्रदर्शित किया जाता है तथा प्रकीर्णन की तीव्रता को प्रकीर्णन की तीव्रता आयस हो तो उसे किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? आई एस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमड़ा की पावर 4। अर्थात प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और कितने व्युत्क्रमानुपाती है? लेमड़ा की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात लेमड़ा को तो क्या कहा जाता है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। और आयस को क्या कहा जाता है? प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता। ठीक है। आपको अच्छे से कुल मिला के ये सूत्र याद रखना है कि प्रकीर्णन की जहाँ पे प्रकीर्णन अधिक होगा वहां पर तरंगदैर्घ्य का मान कम होगा। और जहाँ पर प्रकीर्णन अधिक होगा वहां पर तरंगदैर्घ्य का मान कम। और जहाँ पर प्रकीर्णन कम वहां पर तरंगदैर्घ्य का मान अधिक होता है। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। तो देखो, प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? तो देखिए, प्रकाश प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, कौन सी घटना के कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग
अधिक तरंग दैर्घ्य, मतलब जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। कुल मिला के आपको मैंने विबग्योर वाला जो फॉर्मूला बताया था, ये वाला सिखाया था ना, तो जो विबग्योर होता है जिसमें वी होता है जो सबसे नीचे होता है, इस जो नीचे वाला होता है उसकी लेमड़ा का मान तो क्या होता है, सबसे कम होता है। जो लाल रंग होता है ऊपर की तरफ उसका लेमड़ा का मान सबसे अधिक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुल मिला के ऊपर वाले जो कलर होंगे उनके लेमड़ा का मान नीचे वाले से अधिक होगा। तो नीचे सबसे नीचे बैंगनी रंग होगा तो उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, ठीक है। और इसका जो ऊपर सबसे ऊपर जो लाल होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाल रंग जो अधिक तरंग दैर्घ्य का है, अपन ने देखा भी है कि लाल रंग है जो उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी अधिक है। लाल रंग अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग की तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अतः रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता है होती है, इसलिए प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है कि जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य तो अधिक होती है, और अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन तो क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अपन ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जहां प्रकीर्णन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन लेमड़ा। तो अगर मान लो लाल रंग था उसकी तरंगदैर्घ्य कैसी है, ज्यादा है, तो उसका प्रकीर्णन कैसा होगा, कम होगा। जबकि जो नीचे की तरफ जो नीला रंग है उसकी तरंगदैर्घ्य कैसी है, कम तरंगदैर्घ्य है, मतलब जो इसकी तरंगदैर्घ्य कम है तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा। और अधिक प्रकीर्णन होगा तो वो अधिक फैलेगा। और इस वजह से इस प्रकीर्णन के कारण जो नीला रंग होता है वो अधिक उसकी अधिकता हो जाती है, क्योंकि वह सब तरह सब जगह फैल जाता है। और इस कारण से हमें पानी का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला, क्योंकि यहाँ पे नीला रंग सबसे ज्यादा फैला है प्रकीर्णन की घटना के कारण। और इसी कारण से नीला रंग हमें इसी कारण से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है, खतरे का संकेत लाल क्यों बनाया जाता है, या खतरे का संकेत लाल रंग का होता है क्यों। तो इसका भी रीजन है वही वही प्रकाश की प्रकीर्णन पर आधारित घटना। अपन ने पढ़ा था अभी ऊपर देखा है कि जो लाल रंग होगा उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, और इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण क्या होता है, इसका प्रकीर्णन कम होगा। अब प्रकीर्णन कम होगा तो ये कम फैलेगा, और कम फैलेगा तो ये हमें आसानी से दिखाई देगा। और इसीलिए लाल रंग, ताकि कोई भी खतरा हमें आसानी से दिखाई दे उसके लिए खतरे का रंग क्या रखा गया, लाल। तो देखो खतरे का संकेत लाल रंग के लिए एकांक रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेमड़ा का मान अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब वो सबसे कम फैलता है। तथा यह अधिक दूरी तक भी कोहरे एवं धुएं में आसानी से, एक मिनट, प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा यह अधिक दूरी तक भी कोहरे एवं धुएं में भी आसानी से दिखाई देता है। और जब जो प्रकाश कम फैलेगा वो कोहरे और धुएं में भी कैसा दिखाई देगा, आसानी से दिखा, जिसका प्रकीर्णन कम होगा वो आसानी से दिखाई देगा। इसलिए खतरे के चिन्ह लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद होने चाहिए कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों बनाया जाता है, और ये घटनाएं किस पर आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों घटनाएं। फिर इसके बाद तीसरे क्वेश्चन आता है कि सूर्योदय के समय रक्ताभ प्रतीत क्यों होता है, कि जब भी सूर्य का उदय होता है तो वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो उसका भी क्या रीजन है, अगर लाल रंग की बात पूछे तो यहाँ आपको यह घटना किस पर आधारित होगी, प्रकाश के प्रकीर्णन पर। और अगर वह पूछता कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त किस घटना पर आधारित है, मतलब वो आभास स्थिति की बात कर रहा है, वहां रंग की कोई बात नहीं कर रहा है, तो वो घटना किस पर होगी, अपवर्तन पर। और यहाँ पे सूर्योदय के समय लाल रंग का क्यों दिखाई दे रहा है, रक्ताभ दिखाई दे रहा है, मतलब लाल रंग का दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ रंग की बात कर रहा है, तो यह घटना किस पर आधारित होगी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। वर्ण विक्षेपण पे क्या, प्रकाश के प्रकीर्णन पर, ठीक है। तो देखो दिन के समय
प्रातः काल सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूर्य की प्रकाश किरणों को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। और नीला रंग यहाँ पे लिखना, नीला रंग जो कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वहां उपस्थित कणों के द्वारा प्रकीर्णित किया जाता है। अ- अतः हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। इसलिए सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय रक्ताभ प्रतीत होता है। तो ये कह रहा है कि जब सूर्य उदय होता है तब वो कौन सी स्थिति में होता है? क्षैतिज स्थिति में होता है। और क्षैतिज स्थिति में होने के कारण जो उससे जो प्रकाश निकलता है, श्वेत प्रकाश, क्या वह हमारी आंखों तक पहुंचे उसके पहले वह बहुत सारी परतों से होकर गुजरता है। और इस यहाँ से गुजरने की वजह से इसका सर्वप्रथम तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के कारण ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा ना विबग्योर में, ग्योर। लेकिन जो लाल रंग की जो प्रकाश किरण थी उसका तो प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? अधिक होती है, मतलब प्रकीर्णन कम होगा। जबकि जो नीला रंग था उसकी तरंगदैर्घ्य कम है, मतलब प्रकीर्णन कैसा होगा? अधिक होगा। अब प्रकीर्णन अधिक होने की वजह से ये जो नीला रंग था वो तो क्या होगा? फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, है ना। जबकि जो लाल रंग था उसका प्रकीर्णन कम हुआ है, मतलब उसका फैलना वह कम फैलेगा। और कम फैलने की वजह से वो हमारी आंखों तक आसानी से दिखाई देता है। इसी वजह से हमें सूर्य उदय होते उस समय और अस्त होते समय कौन सी कलर का दिखाई देता है? रक्ताभ या लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री की आकाश किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? ये कह रहा है कि कोई अंतरिक्ष यात्री है उसे आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? क्यों प्रतीत होता है बताओ। तो देखो, वो कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री कहाँ पे है? अंतरिक्ष में। कहाँ पे है? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में। और आपको पता है कि अंतरिक्ष में क्या नहीं होता? वायुमंडल नहीं होता ना। जब अंतरिक्ष में वायुमंडल ही नहीं है तो जो वायुमंडल नहीं है तो वहां पर क्या नहीं होगा? प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होगा। पर अपवर्तन नहीं होगा तो वहां पर प्रकीर्णन की घटना भी नहीं होगी। और प्रकीर्णन की घटना भी नहीं होगी तो वहां पर कोई सा भी कलर नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमें अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर वहां का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वह वायुमंडल से बाहर हो जाते हैं तथा वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। प्रकीर्णन की क्रिया न होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला नहीं दिखाई देता तथा काला प्रतीत होता है। तो समझ में आ गया। क्योंकि अंतरिक्ष यात्री कहाँ है? अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में वायुमंडल उपस्थित नहीं है। और वायुमंडल उपस्थित नहीं है तो वहां पर प्रकाश का न तो अपवर्तन होता है, नहीं प्रकीर्णन की घटना होती है। और जब प्रकीर्णन की घटना भी नहीं होगी तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा नहीं दिखाई देगा? नीला नहीं दिखाई देगा। और नीला नहीं दिखाई देगा तो कैसा प्रतीत होगा फिर? काला प्रतीत होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र की प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? ये कह रहा है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा दे, जैसे ये कोई नेत्र है। ने- जैसे ये मानव कोई नेत्र है, मानव का। अब यहाँ से कोई वस्तु पहले यहाँ पे रखी हुई है। अगर यहाँ पर रखी हुई वस्तु को हम उठाकर यहाँ रख दें तो बताओ उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ पड़ेगा क्या? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखो, हमने पढ़ा था कि हमारी जो अभिनेत्र लेंस होता है उसमें कौन सी क्षमता पाई जाती है? समंजन क्षमता। कौन सी?
समता पाई जाती है। और समंजन समता के कारण ये अपनी फोकस दूरी को घटा और बढ़ा सकता है। वस्तु चाहे यहाँ रखी हो, चाहे यहाँ रखी हो, चाहे यहाँ रखी हो, और जैसे जहां पर रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग अपनी समंजन समता को फोकस दूरी को समंजन समता के कारण अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेगा, और ये एडजस्ट करके उसका प्रतिबिंब कहाँ बना लेगा? रेटिना पर। इसलिए प्रतिबिंब की दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वस्तु को कितनी भी दूरी पर रखें उसका प्रतिबिंब बनने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सामान्य स्थिति पर। ठीक है, तो देखो, नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ा लेने पर नेत्र के समंजन गुण के कारण रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, अतः नेत्र में बने प्रतिबिंब की दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और आज ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। सामान्य नेत्र, अब लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? तो ये कह रहा है कि अगर हमारा जो नेत्र है, सामान्य जो नेत्र है, वो 25 सेंटीमीटर से भी पास में रखी वस्तुओं को आसानी से क्यों नहीं देख पाता है? क्यों नहीं देख पाता, बता सकते हो क्या आप? नहीं, जैसे क्योंकि आपने पढ़ा था कि ये जो नेत्र है और जो वस्तु है, इनके मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा स्पष्ट है। लेकिन अगर ये कह रहा है कि अगर इस वस्तु की दूरी में 25 सेंटीमीटर से भी कम कर दूं तो इसका प्रतिबिंब में स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता? इसका क्या रीजन है? तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि हमारे जो नेत्र है उसका जो निकटतम बिंदु है कम से कम 25 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। अगर हम इससे घटाकर इसको यहाँ से रख देंगे, मतलब 25 सेंटीमीटर से भी कम कर देंगे, तो हमारा जो नेत्र है वह जो नेत्र है उसकी जो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वह उसको समायोजित नहीं कर पाएगा, और समायोजित नहीं कर पाएगा इससे कम दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, और रेटिना पर नहीं बनेगा तो हम उस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। यही कारण है कि किसी भी वस्तु को कम से कम देखने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए कम से कम हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो देखो क्या लिखा, क्या कहता है क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए नेत्र द्वारा अपनी संपूर्ण समंजन क्षमता का प्रयोग कर लिया जाता है। ये कह रहा है कि जब तक वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तब तक तो नेत्र अपनी संपूर्ण समंजन क्षमता का प्रयोग कर लेता है, उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन कर लेता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। यदि वस्तु को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रख दिया जाए, लेकिन अगर वस्तु को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रख दिया जाए तो नेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर ही रखें, और इस बिंदु को कहा गया है निकटतम बिंदु। और नेत्र का दूरस्थ बिंदु कितना होता है? अनंत होता है, मतलब अनंत पर रखी हुई वस्तु को आराम से देख सकता है। उसके बाद एक नोट लिखा हुआ है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, जो हमारा अभिनेत्र लेंस होता है उसी की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? कौन करता है? पक्षमापी पेशियों द्वारा किया जाता है। जो पढ़ा था ना अपन ने शुरू में कि हमारे अभिनेत्र लेंस को कौन पकड़े हुए रहता है? पक्षमापी पेशियां पकड़ी हुई रहती है, और ये क्या करती है? इसकी फोकस दूरी को परिवर्तित करने का कार्य करती है। देखो ये रही पक्षमापी पेशियां, ये हमारा नेत्र लेंस है, और ये है इसकी पक्षमापी पेशियां। और इसी ये पक्षमापी पेशियों की वजह से अपनी क्या कर पाता है? अपनी समंजन क्षमता को निर्धारित कर पाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अपने मन के जो भी क्वेश्चन है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हम आज इस चैप्टर को यहीं पे अंतिम विदाई देते हैं। और अगर आपको हमारा ये चैप्टर अच्छा लगा हो, हमारी ये पहल अच्छी लगी हो,
तो प्लीज हमारे चैनल को आपके दोस्तों तक भी शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।